गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आज इस दोपहर की कक्षा में मैं आप सभी के सामने विज्ञान विषय की कक्षा को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। कक्षा 8 में जैसा कि एनसीईआरटी सिलेबस के आधार पर जो बुक में आपका फर्स्ट लेसन है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, तो पहला लेसन जो आपका है वो फसल उत्पादन और प्रबंधन का है। इसके पहले हम आपसे चर्चा कर चुके थे वनस्पति जगत की। मैंने आपको पिछले वीडियो जो पार्ट 1 पार्ट 2 साइंस के आप तक भेजे हैं उसमें मैं आपसे चर्चा कर चुका था वनस्पति जगत की और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी जानकारियों की जिनका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग था। तो वनस्पति जगत क्या है, उसका हमारे दैनिक जीवन में यूज क्या है और प्राणी जगत और वनस्पति जगत का आपस में संबंध क्या है, इसकी भी हम आपसे चर्चा कर चुके थे। हमारे प्राणी जगत में इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी भी मैंने आपसे चर्चा की थी। तो इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे जो हमारा पादप जगत है इसकी हम आपकी कुछ शाखाओं के बारे में चर्चा करेंगे और शाखाओं के बारे में चर्चा करने के पश्चात हम आपको जो आपका फर्स्ट लेसन है फसलों का उत्पादन एवं प्रबंधन, इसकी ओर अग्रसर होंगे और आप तक उससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पादप विज्ञान जो हमारी है, वनस्पति विज्ञान जो हमारी है, उसकी जो कुछ शाखाएं हैं, कुछ शाखाएं क्या हैं आइए देख लेते हैं। चूँकि देखिए जिस प्रकार से प्राणी को उसके जैविक क्रियाओं या उसकी संरचना के आधार पर बांटा है, जैसे कशेरुकी प्राणी, अकशेरुकी प्राणी, ठीक है, और उनमें जो वंशानुगत जीन्स होते हैं वो, इसके बाद प्राणी की जितनी भी जैविक क्रियाएं चाहे श्वसन हो, चाहे उत्सर्जन हो, प्रजनन हो, इन सभी के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर इन सभी की एक अलग अलग शाखा बना करके अध्ययन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से पौधे के जितने भी अंग हैं, उनकी जो भी जैविक क्रियाएं हैं, उनसे जुड़ी हुई हर एक विभाग को अलग अलग बांट करके वनस्पति जगत का अध्ययन किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? देखिए सिंपल सी बात है, यदि किसी काम को आप एक साथ करने के लिए बैठें तो आपको समय लगेगा, उसमें कठिनाई लगेगी और वह कार्य आसानी से नहीं हो पाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम आपसे कहें कि बताइए एक प्राणी की संपूर्ण संरचना का एक वर्णन कीजिए, तो ये आसानी से नहीं हो सकता। परंतु आप किसी भी प्राणी, किसी भी जीव जंतु के प्रत्येक भाग का अगर वर्णन करें, जैसे मस्तिष्क का अलग वर्णन करें, कपाल का अलग वर्णन करें, मुख का अलग वर्णन करें, उसके हार्ट का अलग वर्णन करें, फेफड़े, लंग्स जो हैं या जो नलिकाएं हैं उनका अलग, लीवर क्या है, वृक्क क्या है, उत्सर्जन तंत्र क्या है, प्रजनन तंत्र क्या है, श्वसन तंत्र क्या है, पाचन तंत्र क्या है, तंत्रिका तंत्र क्या है, इनको अलग अलग भागों में बांटा गया ना, तो इन्हीं को कह दिए तंत्र का विज्ञान, इस प्रकार से बांट दिया गया। तो इसी प्रकार से पेड़ पौधों की शाखाओं को भी बांटा गया, जिनमें फर्स्ट है पादप आकार की। देखिए जिस प्रकार से नाम है पादप, पादप का अर्थ तो पेड़ पौधे हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना, आकार की, आकार की मतलब उसके आकार, उनकी बनावट के आधार पर पेड़ पौधों को उनके आकार, उनके बनावट के आधार पर उनकी आंतरिक संरचना क्या है, उनकी बाह्य संरचना क्या है, इसके आधार पर पेड़ पौधों को बांटा गया। जिस शाखा को
हम पादप आकार की कहते हैं। अर्थात पादप आकार की शाखा क्या है पेड़ पौधों की? पादप आकार की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों को उनके आकार, उनकी आंतरिक एवं बाह्य संरचना की बनावट या के आधार पर विभाजित किया गया है। इस शाखा को हम पादप आकार की शाखा कहते हैं। दूसरा, कोशिकानुवंशिकी। कोशिकानुवंशिकी, कोशिका के अनुवंशक, समझ में आ गया? तो जिस प्रकार से हमारा प्राणी जगत की जो संरचना है वो कोशिका के आधार पर, उसी प्रकार से मैंने आपको बताया था पेड़ पौधों की जो संरचना है वो आपकी कोशिका के आधार पर होती है। तो इसके द्वारा कोशिका के सभी भागों, उसके आंतरिक भाग की संरचना, कोशिका केंद्रक, उनके विभाजन की विधियाँ तथा पौधे किस प्रकार अपने ही समान नई पीढ़ियों को जन्म देते हैं, अन्य सभी जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो पेड़ पौधों के समस्त अंग किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनकी आंतरिक और बाह्य संरचना क्या है कोशिका की, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, ये सब क्या है। इसके बाद वह अपने ही समान पेड़ पौधे उगाने की क्षमता किस प्रकार से रखते हैं, किस प्रकार से वो उगाते हैं, उनकी प्रजनन क्रिया क्या है। इस प्रकार के अध्ययन के लिए हम पादप विज्ञान की कोशिकानुवंशिकी शाखा का अध्ययन करते हैं। तीसरा है पादप पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी का अर्थ यह है एक दूसरे से परस्पर संबंध। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान देना, पारिस्थितिकी का अर्थ क्या है? एक दूसरे पर निर्भरता, एक दूसरे से संबंध क्या है। तो पादप पारिस्थितिकी का अर्थ यह है कि पेड़ पौधों का और प्राणी का यानी जीव जंतुओं का आपस में किस प्रकार से संबंध है। इस प्रकार के अध्ययन करने के लिए पेड़ पौधों की जो शाखा है वह पादप पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। चौथा है पादप शरीर क्रिया विज्ञान। तो पादप पेड़ पौधे शरीर, उनकी आकार, उनका शारीरिक, जिस प्रकार हमारा शरीर, क्रिया विज्ञान, उनके अंदर होने वाली, उनके द्वारा संपन्न होने वाली कौन कौन सी क्रियाएं, जिस प्रकार हमारी क्रियाएं संपन्न होती है ना, पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, ये सब तो उनकी क्या है, पेड़ पौधों की जो लाइफ प्रोसेस है, जो जीवन शैली है, जो जीवन की क्रियाएं हैं, वो किस प्रकार से संपन्न होती हैं, पेड़ पौधे उन्हें किस प्रकार से संपन्न करते हैं। जैसे कि एक भोजन बनाने की प्रक्रिया है उनकी, तो उनकी लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ मीन्स जीवन, प्रोसेस मीन्स उसकी चलायमान स्थिति क्या है, जीवन की चलायमान स्थिति क्या है, प्रोसेस क्या है जीवन की। तो उस प्रकार के ज्ञान को अध्ययन करने के लिए हमें पादप विज्ञान की क्रियान्वयन शाखा का अध्ययन करना पड़ता है। इसके बाद आती है भ्रूण विज्ञान। तो जिस प्रकार प्राणी या अन्य जीव जंतु अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधे भी अपने ही समान, अपनी ही नई पीढ़ियों के प्रजातियों के पेड़ पौधे उगाने की क्षमता रखते हैं। जिस प्रकार से एक प्राणी, एक जीव जंतु में एक बच्चे का जन्म होता है, ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी एक पौधे से दूसरे पौधे का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की शाखा का अध्ययन करने के लिए हमें पेड़ पौधों की पादप विज्ञान की भ्रूण विज्ञान शाखा का अध्ययन करना पड़ता है। अर्थात उनमें जनन क्रिया कैसे होती है, जनन क्रिया के पश्चात युग्मक का जो युग्मक बनता है वो, इसके बाद किस प्रकार से गर्भधारण होता है पेड़ पौधों में, इस प्रकार से भ्रूण कैसे बनता है, उसका संपूर्ण विस्तार कैसे होता है, एक पौधा, एक पेड़ कैसे बनता है। तो ये सभी चीज़ें जानने के लिए हमें उसकी भ्रूण विज्ञान शाखा का अध्ययन करना होता है। इसके बाद विकास। तो जिस प्रकार एक बच्चे का जन्म होने के पश्चात उसका विकास होता है, धीरे धीरे उसके अंग बढ़ते हैं, वह कठोर होता है, वह मजबूत होता है,
उसका मस्तिष्क का विकास होता है, उसकी क्रियाओं का विकास होता है, उसके अंदर पैदा होने वाले हार्मोन्स का विकास होता है। विभिन्न प्रकार की चीज़ें आंतरिक रूप से विकसित होती हैं, शरीर के आकार आकृति में वृद्धि होती है। ठीक उसी प्रकार से एक पौधे का जन्म होने के पश्चात वह पौधा किस प्रकार से वृद्धि करता है, किस प्रकार से उसमें क्रियाएं होती हैं, उन सभी चीज़ों का जानकारी करने के लिए हमें पौधों की विकास विज्ञान शाखा का अध्ययन करना पड़ता है। आर्थिक पादप विज्ञान, आर्थिक का अर्थ है अर्थ से। देखिए, इसके अंतर्गत पौधों की जो उपयोगिता के संबंध में अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधों की हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है, हम उनका किस प्रकार से यूज करते हैं, किस प्रकार से हम उन्हें आर्थिक जगत से उनका लाभ लेते हैं, इस प्रकार की शाखा का अध्ययन पादप विज्ञान की, आर्थिक पादप विज्ञान के द्वारा किया जाता है। पाश्म विज्ञान, इसके अंतर्गत अच्छा देखिए, इसमें जो जीवाश्म विज्ञान है पेड़ पौधों की, इससे अंतर्गत यह शाखा है। तो पेड़ पौधों के जो जीवाश्म, आज से हम बात करें लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व ऐसे पेड़ पौधों पाए जाते थे जो आज की वनस्पति में नहीं पाए जाते हैं। वो कहीं ना कहीं लुप्त होते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं केवल मात्र उनके जीवाश्म ही आज अवशेष हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं प्राप्त होते हैं। तो पादप विज्ञान की जीवाश्म विज्ञान शाखा के अंतर्गत हम इस प्रकार के अध्ययन को करते हैं। और आखिरी है पादप विज्ञान का वर्गीकरण। तो पादप विज्ञान का वर्गीकरण मतलब इसमें उनके ये पेड़ पौधे होते हैं, जैसे हमारा जीव जगत है। अगर जीव जगत का कौन मानव वर्ग का है, कौन जंतु वर्ग का है। अगर जंतु वर्ग में भी आ जाएं तो बहुत सारे जानवर होते हैं, शेर, हाथी, हिरण, घोड़ा, गाय, बैल, बकरी, कुत्ते, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के चीता। जैसे अगर आप बिल्ली की प्रजाति में आ जाएं तो घरेलू बिल्ली है जो हमारे घरों में पाई जाती है। जंगली बिल्लियों की अगर बात करें तो शेर, वो चीता हो गया, आपका तेंदुआ हो गया है, बाघ हो गया। तो ये सभी अलग अलग वर्ग के हैं ना। ठीक इसी प्रकार से पेड़ पौधों में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, विभिन्न प्रकार के उनके नाम हैं, साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है। और वैज्ञानिकों ने उन पेड़ों को उनके गुण, उनके धर्म, उनकी प्रजाति और अनेक क्रियाओं के द्वारा उन्हें अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है, उन्हें अलग अलग संघों में बांटा है। तो इस प्रकार से इसका अध्ययन पादप विज्ञान की वर्गीकरण शाखा के द्वारा किया जाता है। तो ये सूक्ष्म छोटी सी बेसिक जानकारी थी पादप विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की। अब बात करते हैं हम अपनी फर्स्ट लेसन की, कि फसलों का उत्पादन और प्रबंधन। देखिए, अभी हमने आपकी उपयोगिता के आधार पर बात करी थी कि फसल वनस्पति जगत का जीव जगत में क्या उपयोग है। तो हमने आपसे अभी बात किया था, सबसे पहले तो यह है हमारे जीवन को हमारे जीवन का संचालन करने के लिए हमें अपनी समस्त प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करने के लिए सबसे पहले ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वह जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वह कहाँ से प्राप्त होती है? वह इन्हीं फसलों से प्राप्त होती है। जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वह इन्हीं फसलों से प्राप्त होती है। हम भोजन प्राप्त करते हैं तो फसलों से प्राप्त करते हैं, हम फल प्राप्त करते हैं तो फसलों से प्राप्त करते हैं, हमें किसी कार्य को करने के लिए, रस बनाने के लिए फूलों की आवश्यकता होती है तो हमें फसलों की आवश्यकता होती है, सब्जियां चाहिए तो फसलों की आवश्यकता है। तो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करने के लिए जो ऊर्जा हम अपने अंदर संचित करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, वो जिन पदार्थों से ऑब्जर्व करते हैं, लेते हैं, वो सभी पदार्थ हमें केवल फसलों से ही प्राप्त होते हैं। देखिए, हमारा जो भारत देश है एक कृषि प्रधान देश है और हमारे भारत देश में अनेक जगहों पर अनेक प्रकार का वातावरण, अनेक प्रकार की जलवायु पाई जाती है।
तो विभिन्न प्रकार की जलवायु होने के कारण से हमारे भारत देश में भी विभिन्न विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है। तो सबसे पहला जो वर्ड आता है कि फसल उत्पादन। आइए फसल उत्पादन की हम थोड़ी सी एक 2 लाइन में चर्चा कर लेते हैं। तो फसल का उत्पादन, उत्पादन का अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का निर्माण करना, उसे अधिक मात्रा में उगाना, अधिक पैमाने पर उसको बनाना, इसको हम उत्पादन करना कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि फैक्ट्रियों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट जो आज हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उनका निर्माण होता है, उनका उत्पादन होता है और बड़े पैमाने पर होता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो फसलों की फैक्ट्रियां हैं वो है हमारे खेत। फसलों की जो फैक्ट्रियां हैं वो क्या हैं? वो हमारे खेत हैं, फील्ड हैं। और इन फील्ड में जब हम एक समान प्रकार के पौधों को एक बड़े पैमाने पर उगाते हैं, तो इस प्रकार से बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार के पौधों को उगाना फसल उत्पादन कहलाता है। क्लियर? दूसरा है प्रबंधन। देखिए, फसलों का उत्पादन तो ठीक है भाई, आवश्यकता है, ज़रूरत है, खाने पीने की वस्तुओं की आवश्यकता है हमें प्राणी जगत के लिए, तो उत्पादन तो चलो मान लिया, परंतु उनका प्रबंधन करना क्यों आवश्यक है? देखिए, कभी कभार स्थिति ऐसी बनती है कि आपने अगर सुना होगा तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय पे हमारे देश में आपातकाल लागू किया गया था। तो जब इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं देश में, तो एक भयावह स्थिति होती है। उस समय गरीबों तक भोजन पहुंचाने के लिए सरकार क्या करती है कि किसानों से जो फसलें हैं उन्हें वह खरीदती है और ख़रीदने के पश्चात उन्हें शीत कक्षों में एक बड़ी मात्रा में स्टोर करके रखती है। तो जब इस प्रकार की स्थिति हमारे देश में संकट पड़ता है, उसके लिए दूसरा, जो गरीब जनसंख्या हमारे भारत देश में निवास करती है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनके पास खेती नहीं है, जिनके पास लघु उद्योग धंधे नहीं हैं, जो पढ़े लिखे वर्ग के नहीं है, जो बेरोजगार हैं, उन्हें राशन कहाँ से मिले? उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सरकारें क्या करती हैं, इन फसलों को किसानों से खरीद करके बड़े बड़े शीत गृहों में, कोल्ड स्टोरेज हाउसेस में इन्हें स्टोर करती हैं और इनकी सुरक्षा करती हैं। कई प्रकार की टेक्निक का यूज करके इन्हें सुरक्षित स्थान पर रखती हैं और समय पड़ने पर वही फसलें जो उन्होंने किसान से खरीदी थी, वही अनाज वह हमें उपलब्ध कराते हैं। तो भविष्य में जब कभी ऐसी स्थिति बनती है तो उस समय ये फसलें, ये अनाज हम सभी की ज़रूरतों को पूरा करें। हमें इनकी जिस समय उपयोगिता हो, गवर्नमेंट के द्वारा उन चीज़ों को उस समय उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए भंडारण करना, इनका प्रबंधन करना बहुत आवश्यक होता है। दूसरा, जैसा कि आप सभी जानते हैं विद्यार्थी, कि आप सभी लोग एक किसान वर्ग से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं। तो आपने देखा होगा जब फसलें पक करके थ्रेसिंग होकर या हार्वेस्टिंग होकर अनाज घर में आता है, तो कुछ अनाज हमारे परिवार के लोग मंडी में बेच देते हैं, परंतु कुछ घर में ही भंडारण करके रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं? क्योंकि जब हमें आवश्यकता होती है, जितने चीज़ की आवश्यकता होती है, उतना माल बाज़ार में बेच करके उससे जो पैसा आता है
उससे अपनी ज़रूरतों की सामान की आवश्यकता को पूर्ति कर लेते हैं। और कुछ फसलों, कुछ अनाजों को हम भंडारण करके घर में रख लेते हैं। क्यों? ताकि अगर वर्ष में कभी भी कहीं भी हमें ज़रूरत पड़े और जब हमारे पास किसी प्रकार का कोई विकल्प ना हो, तो उस समय हम इन फसलों के द्वारा प्राप्त किए गए अनाजों को बाज़ार में बेच करके उससे पैसे मिलेंगे और उससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेंगे। तो इन सभी ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए हम अपने फसलों का भंडारण और उनका प्रबंधन करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपने फसलों का प्रबंधन और उत्पादन समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम फसल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर नोट करिएगा, फसल किसे कहते हैं? जब हम एक ही प्रकार के पौधों को एक निश्चित क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर एक बड़ी अधिकतम मात्रा में जब उगाते हैं तो हम इसे फसल कहते हैं। देखिए, फसल इसे नहीं कहेंगे कि 2 पौधे गेहूं के लगे, 4 पौधे मटर के लगे, 6 पौधे चने के लगे, 4 पौधे आलू के लगा दिए, कुछ प्याज के लगा दिए, कुछ मटर अन्य अन्य प्रकार की सब्जियों के पौधे हमने एक ही जगह पर स्थान पर लगा दिए, इसको हम फसल नहीं कहेंगे। लेकिन अगर एक ही क्षेत्र, एक निश्चित क्षेत्र में हमने आलू ही आलू बो दिए, वो आलू की फसल हो गई। एक क्षेत्र में मैंने प्याज ही प्याज बो दिए, प्याज हो गया। लहसुन लगा दिया, वो लहसुन की खेती हो गई। एक खेत में मैंने चाय लगा दी, वो चाय की खेती हो गई। गेहूँ लगा दिया, वो गेहूँ की खेती हो। तो मतलब किसी क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर एक समान प्रकार के पौधों को उगाना, एक समान प्रकार के पौधों का उत्पादन करना फसल कहलाता है। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल अर्थात गेहूं के पौधे, चने की फसल चने के पौधे, मटर की फसल मटर के पौधे। अब बात यहाँ आती है कि जो फसलें हैं वो हमारे देश में किस प्रकार से उगाई जाती हैं। तो एक तो अनाज के रूप में उगाते हैं, फल फूल के रूप में उगाते हैं और सब्जियों के रूप में भी उगाते हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार की जलवायु और वातावरण पर्यावरण होने के कारण हमारे देश में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। कभी किसी क्षेत्र में गेहूं की फसल उगाई जाती है, तो कभी किसी क्षेत्र में उस समय अन्य चीज़ों की फसलें, सब्जियों की फसलें उगाई जाती हैं। कहीं किसी जगह पर बरसात में जिस प्रकार से हम अपने यहाँ धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, उड़द आदि की फसलें पैदा करते हैं बरसात के समय, तो कहीं उस दूसरी जगह पर, दूसरे क्षेत्रों में अन्य प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो जलवायु, मौसम के आधार पर यहाँ पर फसलों को बांटा गया है भारत देश में, जिसमें 3 प्रकार से फसलों को बांटा गया: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो फसल किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के पौधों को एक बड़े पैमाने पर किसी क्षेत्र में उगाना फसल कहलाता है। मौसम और जलवायु के आधार पर फसलों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला रबी की फसल, दूसरा खरीफ की फसल, तीसरा जायद की फसल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज केवल आपके लिए इस टीचिंग वीडियो क्लास में मैंने जो आपको प्रथम लेसन आज प्रारंभ किया है कक्षा 8 में, आप सभी से अनुरोध है कि आप उसे फेयर कॉपी में नोट करें। नोट किस प्रकार से करना है वो मैं आपको इसका फ़ोटो और स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड करूँगा। लेकिन जो वीडियो क्लास के माध्यम से मैंने आप तक जानकारी पहुँचाई है, जो सबसे पहले बेसिक जानकारी 2 वीडियो क्लासेस में मैंने दी है, उसको अपनी कॉपी में नोट करना है कि वनस्पति जगत क्या है, उसकी शाखाएँ क्या हैं, किस प्रकार से उसको वर्गीकृत किया गया, उसकी उपयोगिता क्या है, और प्राणी जगत और वनस्पति जगत में क्या आपस में संबंध है, उनकी पारिस्थितिकी एक दूसरे से क्या है। इस प्रकार इसको नोट करना है। फिर इसके बाद पाठ 1 पर आपको अध्ययन करना है। इसके लिए अगर आपके पास अगर किताब नहीं हो तो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले स्टोर से NCERT का एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के पश्चात
उसमें आपको सभी कक्षाओं की NCERT की बुक्स आपको उसमें उपलब्ध होंगी, जिसमें आप कक्षा 8 को ओपन करके उसमें विज्ञान की किताब को आप ओपन करके उसमें सभी पाठ दिए गए जाएंगे, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। तो उसका मैं लोगो आप तक भेज दूंगा कि कौन सा NCERT एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, ताकि आप वहाँ से अपनी किताब को डाउनलोड कर सकें और उसका अध्ययन कर सकें। और जो जानकारी मैंने आपको दी है उसको आप अपनी कॉपी में नोट करें, उसका अध्ययन करें। यदि इसमें किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझसे संपर्क करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैं आपको आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा, सॉल्यूशन दूंगा, ताकि आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई भी बाधा ना हो। और आशा करता हूं इस दौर में, जो दौर हमारे भारत देश में भी चल रहा है एक महामारी का, उसमें आप सभी अपने आप को सुरक्षित रखें, घर में रहें, एक दूसरे का सहयोग करें और घर पर रहते हुए अपनी पढ़ाई को बदस्तूर जारी रखें। थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो क्लास में आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।